ओम अरहम नमः। ओम अरहम नमः। ओम अरहम नमः। आप सभी लोग जो यह राष्ट्रीय प्राकृत पांडुलिपि का जो कार्यशाला चल रही है, इसमें आप पांडुलिपियों के बारे में जानकारियां प्राप्त कर रहे हैं और उन पांडुलिपियों पर कैसे काम किया जाए इस विषय में भी आपकी अभिरुचि उत्पन्न हो रही होगी, ऐसा मुझे समझ आता है। यह पांडुलिपि पर जो आपकी वर्कशॉप शुरू हुई है, इसके पहले ही पांडुलिपियों पर काम करना, उनका डिजिटलाइजेशन करना, ये कार्य जयपुर से ही शुरू हो चुका था। जो ये भाई आपको कुछ बता रहा था, क्या नाम है इसका, वैभव, तो बड़े प्रयासों के साथ जयपुर के भी जो प्राचीन मंदिर हैं, उन मंदिरों में भी इसे ये सुविधाएं उपलब्ध कराई गई कि यह जिस उद्देश्य के साथ कार्य करना चाह रहा है, उस उद्देश्य की पूर्ति में जो भी कुछ चीज़ें, चाहे वो टेक्नोलॉजी की चीज़ें हों या और भी कोई सहयोगी व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ती हो, उन सब चीज़ों को इसे उपलब्ध कराया गया अरहम टीम के माध्यम से। और इन्होंने वह कार्य वहीं जयपुर से ही प्रारंभ किया। उसी के निष्कर्ष रूप ये आपको कुछ जानकारी दिए होंगे और उस जानकारी में लगभग 1 वर्ष के बाद ये एक ग्रंथ हमारे पास में आयुर्वेद का लेकर के आ पाए हैं। एक पांडुलिपि हमारे पास में लाए हैं, क्योंकि इतना श्रम और इतना समय उसमें लगा रहे हैं, तो हमने इनसे कहा था कि कुछ तो ऐसा मिलना चाहिए जो कुछ थोड़ा बहुत हमारे भी कुछ काम में आ पाए या हमें काम का है ऐसा प्रतीति में आए। तो एक छोटा सा ग्रंथ आयुर्वेद का, जिसमें रोगों के पथ्य अपथ्य के बारे में जानकारी दी है, वो लेकर के आए हैं। संस्कृत में है और उसको पढ़ना इतना कठिन नहीं है, उसको पढ़ा जा सकता है, उसको अपनी लिपि में कन्वर्ट किया जा सकता है और इतना होने के बाद में उसका हिंदी अनुवाद भी हो सकता है और फिर उसको अच्छे तरीके से संपादित करके वह प्रकाश में भी लाया जा सकता है। तो आप लोग जो सीख रहे हैं, उस सीखने के बाद में ऐसे ही किन्हीं चीज़ों की आपको एक प्रैक्टिस के लिए कुछ होमवर्क लेकर के जाना चाहिए, है ना। तो अगर मान लो 10 लोग भी कुछ इंटरेस्टेड हुए इन चीज़ों में, तो वह जो पांडुलिपि है ना, उसके 5-5 पन्ने भी आपको दिए जाएंगे तो भी काफ़ी कार्य सरल हो सकता है। और फिर हम देख सकते हैं कि आप लोगों ने अपनी शिक्षा का या प्रतिभा का उपयोग किया है ना। इस तरह की जो यहाँ से जाने के बाद में आपकी प्रैक्टिस जो होगी, उससे समझ में आएगा कि वह प्रैक्टिस से कि आप लोग कितना यहाँ से सीखे हैं, है ना। तो
ग्रंथ संस्कृत के भी होते हैं, ग्रंथ प्राकृत में भी होते हैं। प्राकृत में ग्रंथों को पढ़ पाना और लिख पाना हम समझते हैं थोड़ा ज़्यादा कठिन होता है, पांडुलिपियों से उतारना। संस्कृत में वह चीज़ फिर भी थोड़ी स्पष्ट सी दिखती है तो वो सरल होती है। तो आपके लिए दोनों तरह की चीज़ें उपलब्ध हो सकती हैं। कुछ दिनों पहले हमने भगवती आराधना ग्रंथ है और उस भगवती आराधना ग्रंथ पर एक ही मात्र टीका है जिसको विजयोदयी टीका कहा जाता है। वह टीका तो खूब प्रकाशित होती है, सबके पास पहुंचती है। तो अचानक से मुझे किन्हीं लोगों से संपर्क हुआ और पुणे में एक भांडारकर यूनिवर्सिटी है ना, तो वहाँ पर हमने पता कराया कि क्या इस भगवती आराधना की और भी कोई टीकाएं उपलब्ध हैं। और उन टीकाओं के बारे में जो जानकारी थी वो हमें मिली जो प्राचीन पत्रिकाएं निकलती थीं, वीर सेवा मंदिर जैसे स्थानों से, जो जुगल किशोर मुख्तार वगैरह जो लोग काम करते थे, जैन संदेश इत्यादि पत्रिकाएं निकालते थे, जैन हितैषी पत्रिकाएं निकलती थीं। उनमें काफ़ी ग्रंथों के बारे में ऐसी जानकारियां दी रखी होती हैं। तो वही पुरानी पत्रिका में मैंने पढ़ा कि भगवती आराधना की ये और टीकाएं हैं और ये इस तरह से उपलब्ध भी हैं। तो उसके बारे में मैंने जानकारी ली, खोज की, तो मुझे 2 टीकाएं भगवती आराधना की प्राप्त हुई। सुन रहे हो? जिनके आप लोगों ने अभी दर्शन नहीं किए होंगे, अभी वो प्रकाशित नहीं हुई हैं। तो वो 2 टीकाएं अलग अलग विद्वानों की, वह प्राचीन जिस तरह से वह पांडुलिपि तो नहीं कहेंगे, लेकिन ताड़ पत्रों पर जिस तरह से वह पहले लिखाई होती थी उसी लिखावट में वो आई। उनको हमने अपनी लिपि में लिप्यांतर करवाया, सिखाया कुछ लोगों को, और वह कार्य भी हो चुका। फिर वह कार्य अभी किन्हीं विद्वान को दे दिया गया। अब वो उस पर कितना कार्य कर रहे हैं, क्या होगा, वो काफ़ी कुछ कार्य होने के बाद भी अभी उसको संज्ञान में लिया नहीं गया कि वह कितना कार्य कर चुके हैं। तो कहने का मतलब यह है कि अभी भी ऐसी चीज़ें उपलब्ध हो जाती हैं जो किन्हीं विद्वानों के परिश्रम के माध्यम से कहीं ना कहीं छुपी पड़ी रहती हैं। तो भगवती आराधना जैसे ग्रंथ पर 2 टीकाएं और उपलब्ध हो जाना, और उस समय पर केवल पत्रिकाओं में एक संकेत दिया गया था कि इसकी इन राइटर की 2 टीकाएं और भी उपलब्ध हैं। तो कहीं ना कहीं पहले के विद्वानों को ये सब खोज खबर करने की एक उन्हें आवश्यकता महसूस हुई, और उन्होंने कम से कम इतना इंडिकेट भी कर दिया कि भाई ये 2 टीकाएं हैं। तो पुराने जो पत्रिकाओं में विद्वानों के द्वारा लिखे हुए बहुत सारे जो अभिलेख होते हैं उनमें भी बहुत जानकारियां उपलब्ध होती हैं, है ना। इसलिए पुरानी चीज़ों को देखना, पुरानी चीज़ों को खोजना, पुरानी चीज़ों को पढ़ना, पुरानी चीज़ों को समझना और पुरानी चीज़ों का समादर करना, यह आपके दिमाग में आना चाहिए। तब आपको पांडुलिपियों में इंटरेस्ट आएगा, है ना। तो इन पत्रिकाओं को भी कोई नहीं पढ़ता, और इस तरह से उन 2 टीकाओं को निकाला गया तो उन पर काफ़ी कुछ कार्य भी हो गया। तो इस तरह के जो कार्य हैं संपादन के, ये ही जो है जिनवाणी को प्रकाश में लाने के कार्य होते हैं।
और ऐसे कार्यों में अभी बहुत कुछ और संभावनाएं रहती हैं, जो अनेक अनेक ग्रंथों पर ऐसे टीकाएं आचार्यों की होती हैं जो शायद अभी प्रकाशित नहीं हैं, उपलब्ध नहीं हो पाती, लेकिन वह कभी ना कभी किसी न किसी दूर दराज के मंदिरों में या किन्हीं भी ग्रंथालयों में उनकी कोई प्रति मिलती है, तो वह अपने आप में ऐसी ही उपलब्धि समझना जैसे बालू के ढेर में रत्न की कड़िका मिल जाना। सुन रहे हो ना? यानी एक पांडुलिपि भी ऐसी मिल जाए जो कार्य की हो, आचार्य प्रणीत हो, या कोई प्राचीन विद्वान की उस पर कोई नई, है ना, सृजन हो, टीका हो, व्याख्या हो, संस्कृत या प्राकृत में हो, तो इसको प्राप्त करके उसी तरह से प्रसन्नता होती है जैसे बालू की समुद्र में से रत्न की एक कड़िका मिल जाए, है ना। तो इसी तरह की प्रसन्नता आप लोगों को भी होनी चाहिए, है ना। ये जो पांडुलिपियों पे काम कर रहे हैं, इनको भी इसी तरह की प्रसन्नता होती है जब ये कुछ ग्रंथ ऐसे ढूंढते हैं जो अभी तक अप्रकाशित हैं और कुछ अच्छे विषयों पर लिखे गए हैं। तो ऐसा कुछ जानकारी इन्होंने हमें दी है, और एक ग्रंथ आज इन्होंने वह पथ्य अपथ्य वाला आयुर्वेद का ग्रंथ मुझे, है ना, उसकी एक कॉपी मेरे सामने प्रस्तुत भी की। तो मुझे लगा कि चलो ठीक है, काम बरसों से चल रहा था, एक भी कड़िका मिली तो पर्याप्त है। तो ऐसे कार्यों से ही, है ना, शास्त्रों की यह परंपरा आगे बढ़ती है। और इसी तरह से आप लोग भी थोड़ा सा एक इस तरह की खोज वाली दृष्टि अपने अंदर लाएंगे तो आपको भी आसपास काफ़ी कुछ रखा हुआ मिल सकता है। तो ज़्यादातर जो ग्रंथ होते हैं वो प्राचीन जो विद्वान हुए हैं उनके अधिकतर प्रकाशित ग्रंथ होते हैं, लेकिन कई बार मुझे ऐसे भी ग्रंथ मिले जिनकी कोई एक ही प्रति मुझे मिली और वो अधूरी थी बीच में, इसलिए मैं उसका आगे नहीं बढ़ा पाया। अब मैं आपको बताऊं कि आप कहोगे कि पांडुलिपि पर हम तो कितनी बार देखते रहते हैं, पांडुलिपियों को भी, समझ आ रहा है, और उनमें नया बहुत कम मिलता है। जब हम पनागर में चातुर्मास कर रहे थे, वहाँ पनागर में भी हमको कुछ पांडुलिपि मिली। आपको बताऊं कि हरिवंश पुराण जो ग्रंथ है उसका पद्य में अनुवाद हमको मिला, है ना। तो वो एक चीज नई लगी मुझे पद्य में। जैसे राम कथा है पद्य में होती है ना, पार्श्व कथा है पद्य में है। तो मैं चूंकि उस समय कथाएं कर भी रहा था तो मेरे इंटरेस्ट की चीज़ हुई, तो मैंने उस प्रति को किसी तरह से अपने पास लिया, फिर उसको कुछ मतलब लोगों को दिया कि भाई इसको थोड़ा सा देखो, इसकी लिप्यंतर करो, इसमें क्या है। तो उन्होंने करने की कोशिश भी की, चूंकि वो हिंदी ही थी, हिंदी में ही पद्य थे वो, लेकिन बीच में कुछ पन्ने छूटे हुए थे, तो वो कार्य आगे नहीं बढ़ पाया अधूरा होने के कारण से। अब अगर वही प्रतिलिपि कहीं दूसरी जगह मिले तो फिर दो प्रतिलिपि होने के कारण से कुछ कार्य आगे बढ़ सकता है। तो ये कितनी बड़ी चीज है कि हरिवंश पुराण किसी विद्वान ने पूरा दोहा चौपाइयों में हिंदी में लिपिबद्ध किया, लिखा है ना। आज ये अपने पास इसकी जानकारी नहीं है, अप्रकाशित है, लेकिन इसकी एक प्रति हमें मिली, उस पर हमने कुछ काम करवाया और उसके बाद भी जो है वो अधूरी होने के कारण से वो कार्य छूट गया। तो इस तरह की चीजें मिलती हैं, मिलें और उनको हम प्रकाश में लाएं तो पता पड़ेगा कि पहले के विद्वान बहुत सारा इस तरह का अपना श्रम इस जिनवाणी में लगाए हुए हैं। तो ये चीजें खोजने की होती हैं, है ना। अब आप सोचो, पनागर जैसे छोटी सी जगह में हमें इस तरह की ये कृति मिली,
है ना। इसके अतिरिक्त हम जब, कहना चाहिए, इंटरेस्ट तो पुराना होता है है ना। आप ये ना समझें कि ये गोष्ठी हमारे सानिध्य में हो रही है तो आज हमारे अंदर इंटरेस्ट जागा इसलिए हो रही है। ये इंटरेस्ट तो बहुत पुराना होता है। जब मैं खुद अपने अतीत में झांकता हूं तो मुझे लगता है कि मैं इस पर भी कितना काम करते हुए आया हूं और मैंने क्या क्या देखा है। तो ऐसे ही मैं बिहार करते करते, बिहार में एक स्थान है ना, आरा, आरा, हाँ आरा बिहार। तो वहाँ की मैंने लाइब्रेरी देखी, वहाँ की पांडुलिपियाँ देखी। वो जितनी समृद्धता वहाँ पर इतनी दिखी और जितनी अच्छी ढंग से वहाँ पर उस सबके कैटलॉग और स्कैनिंग वगैरह सब देखी, वो मैंने कहीं नहीं देखी, है ना। तो उसमें से भी कुछ ग्रंथ जो मैंने उस समय पर कुछ नोट कर लिए थे, मैं वहाँ कुछ दिन रुका था तो वो नोट कर लिए। और फिर जो है उस समय पर वो ग्रंथ मतलब देने को तो तैयार कोई भी नहीं हो सकता, तो उन्होंने कहा इसकी हमने स्कैनिंग करके आपके लिए पहुंचा देंगे। तो सीडी का जमाना था, मैं बात बता रहा हूँ 2007 की 8 की, है ना। हाँ, तो उसके बाद फिर मैंने 2-4 साल तक, फिर उसके बाद भी मैंने वो ग्रंथ वहाँ से बुलवाना चाहा तो उन्होंने एक सीडी बना करके भेजी। वो सीडी यहाँ पर आई तब तक वो चटक गई, समझ में आ रहा ना। तो ऐसे भी कुछ ग्रंथ हैं जो मेरे पास नोट थे, हैं कि भाई ये ग्रंथ वहाँ रखे हुए हैं और उन पर काम हो सकता है। वो दश भक्ति आदि महाशास्त्र नाम का एक ग्रंथ है ना, जिसमें मतलब भक्तियों का बड़ा विस्तार से उसमें विवेचन और वर्णन दिया गया है। तो हम आपसे बता रहे हैं कि इस तरह की खोज हम चलते फिरते भी पहले करते रहे हैं, है ना। जहाँ जैसे संसाधन उपलब्ध हुए, इंटरेस्ट से हमने नए नए ग्रंथों को देखने की कोशिश की और जिन ग्रंथों पर कोई भी नई चीज हमें मिली तो उसको प्रकाश में भी लाने की कोशिश की, है ना। और उसी में जो है ये आपको बताया था जो प्रवचन सार की सरोज भास्कर टीका, ये भी प्रकाशित इसी तरह की एक अनुपलब्ध कृति थी, है ना। इसी तरह से भगवती आराधना की 2 टीकाएं हमारे पास हैं जिन पे मैं ही ध्यान नहीं दे पा रहा। जब मैं ध्यान दूंगा तो वो भी प्रकाशित हो जाएंगी, है ना। वो 2 टीकाएं और, तो ये बहुत बड़ी बड़ी चीजें होती हैं। ऐसे ही एक महाभक्ति आदि शास्त्र हैं। अब वो एक बार सीडी आई, क्रैक होकर के आई, फिर मैंने कहा अब ये बार बार क्या किसी से फोन लगवाना और करवाना, तो मैं ही थोड़ा सा फिर उसमें पीछे रह गया, तो बात वहीं की वहीं रह गई। इसके अतिरिक्त मैं आपको बताऊं, मैंने एक और काम किया। जब मैंने प्रवचन सार का काम किया तो मुझे समय सार पर भी पता पड़ा कि समय सार पर भी प्रवाचन जी की टीका है ना। और वो टीका दक्षिण में मूढ़बद्री में, है ना, मुझे प्राप्त भी हुई सोर्सेज से। और वहां से वो कन्नड़ लिपि में थी, तो एक व्यक्ति भी मिल गया जो कन्नड़ में से उसको संस्कृत में करके मेरे पास भेजता। उसने मेरे पास में 2-5 पन्ने भी भेजे। इतना तक मैंने पुरुषार्थ कर लिया, सुन रहे हो। उस समय मैं संघ में रहता था, तो संघ में रहने के कारण से उसने उस समय पर कहा कि इसमें 1 पेज का इतना व्यय होगा, समझ में आ रहा है ना। तो संघ में रहने के कारण से मैंने कहा कहीं अभी किसी से कुछ कहूँगा आचार्य श्री को पता चल जाएगा तो कोई डांट ना पड़ जाए, इसलिए मैंने उस समय किसी से कुछ कहा नहीं। तो आज भी वो समय सार की टीका प्रवाचंद जी की, जिसकी 4 पन्ने 5 पन्ने मेरे पास आए, उस विद्वान ने बना करके दिए, आज भी उपलब्ध है वहां पर। अगर मैं उससे फिर से बात करता, और आज मुझे याद आ रहा है, अब याद आने के बाद भी किसी चीज के पीछे पड़ना, उसके लिए भी टाइम निकालना पड़ता है ना। तो ऐसी कई चीजें होती हैं जिन्हें करके बीच में छोड़ देने इसलिए ही छूट जाती हैं कि यहां से जाने के बाद मैं दूसरे काम में लग जाऊंगा। तो अब उस चीज पर उसको फॉलो अप करना जिसे कहते हैं, वो नहीं होने के कारण से भी कई चीजें छूट जाती हैं। तो मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूं। तो संस्कृत की वह समय सार की एक और टीका, आजकल केवल 2 ही टीकाएं प्रकाशित होती हैं।
प्रवाचन जी की टीका वो संस्कृत में समयसार जी की भी है, जो उस पर अभी काम नहीं हुआ। तो इस तरह की चीजें अभी अनुपलब्ध हैं, अप्रकाशित हैं, है ना। बस बात वही है कि अगर किसी काम के पीछे पड़ो तो ही वो जो है काम आगे बढ़ते हैं, है ना। और बीच में अगर कोई और दूसरे प्रोग्राम आ जाते हैं, छूट जाते हैं, तो वो डिले होते चले जाते हैं। हाँ, मुझे एक बार ये भी ध्यान है कि नागपुर के किसी भी विद्वान ने मेरे पास उसकी टीका का कुछ अंश भेजा भी था। हाँ हाँ, नागपुर का ही है ना वो। हाँ, तो उन्होंने भेजा था कि आप इसको थोड़ा सा देखें, चेक करें, तो उनसे भी फिर बाद में कांटेक्ट ज़्यादा नहीं हो पाया। तो अनेक ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो किसी ना किसी कारण से उनसे संपर्क में व्यवधान होने से या फॉलोअप प्रॉपर नहीं हो पाने से ये सब जो है कुछ कार्य अप्रकाशित से रहते हैं। तो आखिर ये कार्य सजगता से हों और इन पर जो है कोई ना कोई व्यक्ति एक एक ग्रंथ पर, है ना, थोड़ा थोड़ा फोकस करते हुए अगर उसे कोई ऐसे अनुपलब्ध ग्रंथ मिलते हैं और इन पर काम करे, तो अनेक ऐसे ग्रंथों की आज भी उपलब्धियां हो सकती हैं जो हमारे साथ सामने नहीं है ना। तो इस तरह का इंटरेस्ट आप लोगों में आ रहा है, ये अच्छी बात है। ये मैंने अपना अतीत बताया, जो मुझे इन चीज़ों में इंटरेस्ट है, और आज इंटरेस्ट के कारण से ही शायद जैसे ही मेरे सामने पांडुलिपि की ये बात रखी गई थी तो मैंने तुरंत कहा कि हाँ, ये कार्य होना चाहिए। तो उसी का परिणाम है कि आज आप इतने लोग एक साथ इस वर्कशॉप में उपस्थित हुए हो और इसको सीख रहे हो। तो कहने का मतलब ये है कि जो काम हमने कभी देखे, हमसे छूट गए, है ना, अब आप उनको खोजें, देखें, आगे बढ़ाएं। काम करने के लिए जिनवाणी के अंदर अभी बहुत सारा अपने पास में है, रिसोर्सेज भी हैं, और हमारे सामने बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हैं जिनके माध्यम से हम इन सब अनुपलब्ध अप्रकाशित ग्रंथों को भी प्रकाश में ला सकते हैं। तो यही सब ध्येय आपका बनना चाहिए, जिससे जिनवाणी का अधिक से अधिक प्रकाशन हो और नई नई वह जिनवाणी सामने आए, तो हमारा परिश्रम सफल होगा। और इस परिश्रम की सफलता आप ऐसे ही समझना कि ये जैसे हमने आपको बताया, बालू के ढेर में रत्न की कड़िका मिल जाना, और फिर कड़िका मिलने के बाद में उसकी हम पॉलिश करके उसकी मार्केट में वैल्यू बढ़ा दें, है ना, और लोगों के लिए उपलब्ध करा दें, तो वह उस बालू छानने का या बालू के समुद्र में घूमने का जो श्रम है वो सार्थक हो जाता है। तो आप इसी तरह के श्रम करते हुए कुछ सार्थकता आगे बनाएंगे, इन्हीं उम्मीदों के साथ, विश्वास के साथ। ओम अरहम नमः।